हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या बाल मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा। और अगर आपने जो प्ले लिस्ट पर वीडियो अपलोड है उसे नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए। चैनल पर जाइए, वीडियो पर क्लिक कीजिए या प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और वहाँ से वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो रहा है। आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, दिया गया है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में सामाजिकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? दिया गया है शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चिष्टता की भावना का। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। जब बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं तो उनमें सहयोग एवं एकता की भावना का विकास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन दिया गया है, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, तभी उनमें सामाजिक विकास होगा, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास होगा। तो विभिन्न प्रकार की खेल क्रिया आप करना सिखाएंगे एक शिक्षक के नाते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। बताइए दोस्तों। समाजीकरण की प्रक्रिया की बात की गई है तो जाहिर सी बात है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? सबसे पहले परिवार एवं पड़ोस में। समाज से मिलाप कब होता है? तो परिवार एवं पड़ोस से ही मिलता है, यही समाजीकरण होता है। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक क्या है? दिया गया है शरीर के बनावट एवं स्वास्थ्य, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर, या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन करता है? तो शरीर की बनावट भी करती है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो समाज के साथ अच्छे से मिल नहीं पाएगा। परिवार का स्थिति भी, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति की बात है या वहाँ का माहौल है, समाज की आर्थिक स्थिति भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, फ्रायड एक जो मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु कौन सी है? आपको बताना है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु आयु कौन सी होती है सबसे अच्छा आयु? तो देखिए, इनके अनुसार 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छे से होती है। याद रखिएगा, 5 वर्ष फ्रायड के अनुसार। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बच्चे के साथी समूह पर। यहाँ पर सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान कहा गया है तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पर सामाजिकरण ही की बात किया गया है। तो जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ समूह पर रहेंगे, समूह के साथ रहेंगे तो उनमें सामाजिकरण का विकास होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 72 नंबर जो प्रश्न है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशव अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोर अवस्था को, प्रौढ़ावस्था को। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, इन चारों की उम्र कितनी होती है? शैशव अवस्था की आयु कितने से कितनी मानी गई है, बाल्यावस्था की, किशोर अवस्था की और प्रौढ़ावस्था की? कमेंट कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। चाहे आपके प्री बीएड डीएड हो या आपके छत्तीसगढ़ टेट हो या सी टेट हो, तो वहाँ पर यह पूछा जाता है। तो बताइए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी को कहा जाता है, बाल्यावस्था को। याद रखिएगा। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे ये मनोवैज्ञानिक है। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है या ग्रीनलैंड है? बताइए दोस्तों।
तो देखिए जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, याद रखिएगा। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? यानी पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की बात कहा गया है, याद रखिएगा। नैतिक विकास की अवस्था की बात तो अधिक कोहलबर्ग ने किया है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। जो है संज्ञानात्मक विकास की बात कही है पियाजे ने, तो उन्होंने 4 अवस्था बताई है। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इसे याद रखिएगा, 4 अवस्था बताई है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? दिया गया है कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन, स्किनर ने। बताइए दोस्तों। तो देखिए नैतिक विकास की अवस्था जो है या नैतिक वृद्धि की जो है अवस्था है उसे बताया है कोहलबर्ग ने। 3 स्तर बताया है इन्होंने, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। 3 स्तर है और 6 सोपान हैं, याद रखिएगा। 6 चरण हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करती हैं, निम्न में से किसका कथन है? पियाजे, सीयर्स, फ्रायड, रॉबर्ट। बताइए दोस्तों। तो देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करती हैं, ये कहा है पियाजे ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने या वाइगोत्स्की ने? बताइए दोस्तों। तो देखिए ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कहा है जीन पियाजे ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने या स्किनर ने? बताइए दोस्तों। तो देखिए अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही 6। नैतिक विकास की अवस्था किसने दी है? तो कोहलबर्ग ने, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा मनोविज्ञान? बताइए दोस्तों। तो देखिए हम जब शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान ही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए बालकों के नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर बालकों के नैतिक विकास को समझाने के लिए कोहलबर्ग रहेगा। यहाँ पर कोहलबर्ग ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, याद रखिएगा। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूहरचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, खासकर छत्तीसगढ़ टेट वालों के लिए। स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है निमोनिक्स, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिक इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि में बालक के माता पिता से, भाई बहन से और शिक्षक से जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? बताइए दोस्तों। तो देखिए
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसी अवस्था में वह अपनी वस्तुओं को पहचाने उनमें विभेद करने लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूहों के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। वाइगोत्स्की के अनुसार ना बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो वाइगोत्स्की ने इसका आंसर या साथी समूह के साथ सक्रिय सदस्य को माना है किशोर अवस्था में, जिसे संघर्ष एवं तूफान का काल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो किशोर अवस्था को उन्होंने माना है। सक्रिय सदस्य कब होते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, नए विचार के समावेश हो जाने को, बच्चे के पुराने जो विचार है उसमें नए विचार को आ जाना, सात्मीकरण कहा है उन्होंने, या आत्मसात कहा है, याद रखिएगा। जहाँ पर ऐड होने की बात आए कुछ भी नए विचार, तो वहाँ पर आपको आत्मसात करना है या सात्मीकरण करना है। तो देखिए यहाँ पर नए विचार कहा गया है, तो सात्मीकरण आपको आंख बंद कर राइट आंसर लगा देना है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत बताइए दोस्तों। दिया गया है स्किनर, रॉबर्ट, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो देखिए, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत कहा है जीन पियाजे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष? तो देखिए 6 वर्ष तक के बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, याद रखिएगा। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो देखिए, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था तो किशोर अवस्था से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो देखिए, वाइगोत्स्की हमेशा समाज के पक्षधर रहे हैं, तो इनका अनुसार समाज ही जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो समाज का ही रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है, याद रखिएगा। देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ ही आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुँह जुबानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा किताबों का अध्ययन कर लेना। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, पूर्व माध्यमिक बच्चों की जो उम्र होती है वो कम होती है, तो मिट्टी के खिलौने को तोड़कर 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये जो है एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। मतलब वो रचनात्मक कार्य करते हैं, खुद से तोड़कर जानने के प्रयास करते हैं क्या है, फिर जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें आपसे जो मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्री हैं जैसे पियाजे, स्किनर, तो ज़्यादातर पियाजे का ही पूछा जा सकता है आपके लिए, और कोहलबर्ग का, तो इसे याद रखिएगा। और वाइगोत्स्की जो है समाज से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। निर्माण एवं खोज का जो है बोला है जीन पियाजे ने बोला है, और अंतः क्रियाएँ जो मनुष्य में आंतरिक क्रियाएँ होती है उसे बोला है वाइगोत्स्की ने, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।